नमस्कार साथियों, मैं बबीता कुमावत, सहायक प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना। सभी अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त हैं। उसी बीच कुछ अभ्यर्थियों के मेरे पास फोन कॉल्स आए और उनके द्वारा ये इच्छा जाहिर की गई कि मैम आपका अभी सिलेक्शन हुआ है, चयन हुए हो अभी आप इस पद पर, तो उसके लिए हमें कुछ सूत्र या हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कुछ टिप्स बताइए। तो सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सफलता के सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे वीडियोज आपके सामने लेकर के आऊंगी जो कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड व सहायक प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कारगर साबित होंगे। क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे होते हैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत उलझन में रहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारा चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की तैयारी को शुरू करने से पूर्व ही अपने मन को एक दृढ़ता और एक स्थिरता प्रदान कीजिए, एक मजबूती प्रदान कीजिए अपने मन को, और उसे मजबूती के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि यदि हम इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करते हैं कि पता नहीं चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो चयन है वो भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा के बीच ही उलझ कर रह जाता है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने अपने सफर की शुरुआत तृतीय श्रेणी अध्यापिका के रूप में की थी और उसके पश्चात काफी समय निकल गया। मैं किन्हीं परिस्थितियों के कारण तैयारी नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर काफी लंबे समय के पश्चात जब प्रथम श्रेणी व्याख्याता पदों के लिए भर्ती निकली तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे तैयारी करनी चाहिए इसके लिए। तो मैंने वो तैयारी की, उसमें भी मेरा चयन हुआ। फिर मैंने नेट के लिए तैयारी की, नेट परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुई। उसके पश्चात जब सहायक प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती निकली तब मैंने अपने आप को मानसिक रूप से फिर तैयार किया कि मैं इस पद के लिए तैयारी कर सकती हूँ और मुझे करनी चाहिए और मेरा अवश्य चयन होगा। इसी मजबूती के साथ मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत की और उसका परिणाम आप सभी के सामने है। तो मैं अपना सबसे पहला जो बिंदु है आत्मविश्वास। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना आत्मविश्वास के आप उस परीक्षा में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। अपना आत्मविश्वास शुरुआत से लेकर के जब हम परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तब से लेकर के और जब तक हमारी परीक्षा का पेपर नहीं हो जाता है तब तक आत्मविश्वास को बरकरार रखें। कई बार इस बीच उलझनें पैदा होती हैं कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है। किसी दूसरे साथी से हम बातचीत करते हैं तो ऐसे लगता है कि उसको इतना आ रहा है, उसको वो प्रश्न याद था, मुझे नहीं आया। और मुझे कोचिंग मैंने की थी, 10 प्रश्न कोचिंग में मुझे दिए गए, 10 में से मैं 4 ही कर पाया, मेरा जो साथी है उसने 7 कर दिए। तो ऐसा नहीं होता है कि शुरुआत में तुमने 7 प्रश्न नहीं किए तो तुम्हारा चयन नहीं होगा। अंत तक मजबूती के साथ और स्थिरता के साथ और इसी आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें कि जरूर मेरा चयन होगा, मुझे एक सीट चाहिए और मैं वो सीट निकाल करके रहूंगा। इस आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि जो भी तैयारी हम करते हैं उसके लिए काफी लंबे समय की तैयारी की आवश्यकता होती है हमें, तो बिना आत्मविश्वास के हम उस तैयारी के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि उससे पहले ही हम या हमारे इरादे ध्वस्त हो जाएंगे और हम
उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम शुरुआत कर रहे थे। उसके पश्चात हमारा दूसरा बिंदु है भय, संकोच दूर। अर्थात जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं या पेपर देने जाते हैं तो हमारे मन में इतना भय रहता है, इतनी झिझक और इतना संकोच रहता है कि हम उस 3 घंटे में जो प्रश्न हमें आ रहे हैं उन प्रश्नों को भी हम गलत कर डालते हैं। भय के कारण हमें डर रहता है कि पता नहीं कौन सा उत्तर है, कौन सा नहीं है। हम भ्रमित हो जाते हैं और उसी समय परीक्षा कक्ष में ही हमें परिणाम को लेकर के डर सताने लगता है और पता नहीं ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, बाकी सब अभ्यर्थियों को आ रहा होगा। ऐसा सोच करके हम अपने सही प्रश्न को भी गलत कर लेते हैं। जो हमें आ रहा था, घर आकर के हम देखते हैं कि ये प्रश्न तो मुझे आ रहा था लेकिन ये मेरा गलत हो गया, तो वो सिर्फ भय के कारण ही गलत होता है। तो ऐसा कभी ना सोचें कि जो प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है वो बाकी सभी को आ रहा है। हम पूर्ण तैयारी के साथ गए हैं तो ये समझना चाहिए जो मैंने इतनी तैयारी की है तो मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। और ये प्रश्न मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई नहीं कर पा रहा है, मुझे बहुत अच्छा आ रहा है, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आ रहे हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने परीक्षा कक्ष में और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर बहुत ही हिम्मत और धैर्य के साथ परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आता है उसको पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके फिर उसका उत्तर दें। हमारा तीसरा बिंदु है स्व अध्ययन। हम चाहे किसी भी तरीके से अध्ययन करें लेकिन दूसरों के ऊपर निर्भरता ना रखें, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ ऑनलाइन माध्यम को हम देख रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जब तक हमने यदि ऑनलाइन चीजें भी खरीदी हैं और ऑनलाइन भी हम कुछ देख रहे हैं तो उसका भी हमें पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा, हमें खुद को अध्ययन करना होगा, हमें खुद को बहुत अच्छे से उनको याद करना होगा। जब तक हम किसी भी पुस्तक को लेकर के बैठे हैं उसको अच्छे से याद नहीं कर लें तब तक दूसरी पुस्तक को हाथ ना लगाएं। ये ना सोचें कि इस पुस्तक की मैंने थोड़ी बहुत देख लिया है इसको, अब मैं दूसरी पुस्तक खरीद लेता हूँ। जो पुस्तक आपने खरीदी है पहले उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें और जब आपको ये लग जाए कि मुझे इस पुस्तक में से बहुत कुछ आने लगा है, जैसे मान लो हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल सर्वप्रथम इतिहास माना जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सर्वप्रथम माना जाता है। तो सबसे पहले आप उसको पढ़िए। जब आपको ये लगने लगे कि हाँ काफी कुछ मुझे इसमें समझ में आने लगा है, उसके बाद में आप दूसरी पुस्तक का अध्ययन करें। क्योंकि यदि आप उसको सिर्फ सरसरी तरीके से देखेंगे और उसको रख देंगे साइड में, दोबारा हाथ उसको नहीं लगाएंगे और दूसरी पुस्तक लेकर के बैठ जाएंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं होगा। तो स्व अध्ययन करना बहुत जरूरी है और जो भी जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार ही अपनी परीक्षा के घंटे हैं वो तय करें कि हमें इस परीक्षा के लिए कितने घंटे की तैयारी उचित है। जैसे कि प्रोफेसर के लिए यदि आप कर रहे हैं तो आपको उसको ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि उसका जो स्तर है वो काफ़ी विस्तृत होता है और काफ़ी 2-3 स्तर अपने को पार करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भी आप जारी रखें। अपना चौथा बिंदु है ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी अभ्यर्थी, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम भी बहुत अधिक कारगर साबित हो रहा है अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि दोनों ही चीजों को आप साथ लेकर के चलें, ऑनलाइन को भी और ऑफलाइन को भी। अर्थात हम जैसे किसी टेस्ट की सीरीज ली हमने, जैसे कि मैंने भी ली थी, और या हमने कोई वीडियोस देखे हैं
या हमने किसी का कोर्स लिया है, या हम YouTube पे पढ़ रहे हैं, तो YouTube पे भी आजकल बहुत सारे वीडियोज किसी भी प्रकरण पे आपको मिल सकते हैं। तो पहले मेरा ये मानना है, जैसे मैंने तैयारी की थी, तो जो भी प्रकरण होता था, जो भी टॉपिक होता था, पहले उसको मैं खुद यदि पुस्तक में से पढ़ती थी तो मुझे वो थोड़ा सा कम समझ में आता था। यदि मैं उसका एक बार वीडियो सुन लेती, जैसा कि हम ऐसा करते हैं कि दूसरों के मुंह से अपन सुन लेते हैं, तो वो चीजें हमें स्थायी याद भी रहती हैं और फिर दोबारा हम उसको पुस्तकों में से पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो आसान सी हो जाती है। तो मैंने भी ऐसा ही किया था कि पहले वीडियो के माध्यम से उन चीजों को मैंने सुना और समझा उनको बहुत अच्छे से। उसके पश्चात मैंने ऑफलाइन, अर्थात जो मेरे पास पुस्तकें रखी थी, उनका मैंने अध्ययन किया। तो दोनों चीजों को साथ साथ लेकर के चलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज का जो दौर है और प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी कठिन होती जा रही हैं, तो किसी एक दृष्टिकोण से या किसी एक चीज को लेकर के हम परीक्षा में सफलता हासिल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, जैसा कि हम मानते हैं। पांचवा बिंदु है हमारा प्रामाणिक पुस्तकें। हम आजकल देखते हैं बाजारों में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, हम खरीद लेते हैं, बाजार में जाते हैं, हमें दुकानदार कोई भी पुस्तक दे देता है और हम खरीद लेते हैं। तो मन आए वैसे पुस्तकों को ना खरीदें। यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो मान लो कल के लिए तुम्हें कोर्ट में, अदालत में जाने की आवश्यकता पड़े, तो वहां बिना प्रामाणिक पुस्तकों के और आपकी वो अदालत भी उस रिट को नहीं मानेगी। तो प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उन्हीं का अध्ययन करें, उन्हीं का स्थायी जो ज्ञान है वो प्राप्त करें। वो स्थायी ज्ञान चिर स्मरणीय रहेगा और उस माध्यम को अपना करके आप सफलता की सीढ़ी को प्राप्त भी कर पाओगे। तो चाहे किसी भी स्तर की, चाहे आप द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, प्रामाणिक पुस्तकें ही अध्ययन करें। उसके पश्चात है पूर्व प्रश्न पत्रों के माध्यम से अभ्यास। ये चीजें जहां तक मेरा मानना है, पूर्व प्रश्न पत्रों के माध्यम से अभ्यास हमें सबसे अंत में करना चाहिए। जैसे हमें ये लगने लग जाए कि हमने सब कुछ अध्ययन कर लिया है, जैसे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ लिया है, नागेंद्र व हरदयाल का जो संपादित साहित्य आता है वो हमने पढ़ लिया है। तो साहित्य के लिए मान लो हमने 2-3 पुस्तकें पढ़ ली हैं, उसके पश्चात यदि हमें लगे कि हमें बहुत कुछ इन पुस्तकों में याद हो गया है, अब किस तरह के प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको हम देखें। उसके पश्चात उन पूर्व प्रश्न पत्रों को देखें, उनको पढ़ें और उनको समझें। कई बार उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का वापस दोहरान हो जाता है, आ जाते हैं परीक्षाओं में भी, तो उनका जरूर अपना तैयारी का जो अंतिम रूप आप देते हो, तो निश्चित रूप से आप उन पूर्व प्रश्न पत्रों का अभ्यास जरूर करें। तो आज के मेरे सफलता के सूत्र जो थे वो यही थे। अब आगे जो भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगी, वो इस तरह के कॉमन जो बिंदु होंगे, जो कि प्रथम श्रेणी में भी काम आएंगे आपके और प्रोफेसर में भी काम आएंगे, द्वितीय श्रेणी में भी काम आएंगे। ऐसे कुछ बिंदु लेकर के मैं आपके सामने आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।